उसी के आगे से टॉपिक को बढ़ाते हैं ताकि समझ में भी आ जाए, और कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एक घर पे क्लास होगी, इसको पहले बता दूं, क्योंकि कल चुनाव है इधर कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र है, कल चुनाव है। कल का मतलब है कल क्या पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, परसों चुनाव है, तो कल ही हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में 1-2 दिन का जो समय होता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। और इसके बाद मैं बता दूंगा कि सुपर संडे का टाइमिंग क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये कल मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसके विषय में बता दूं। यहाँ पे मैंने टॉपिक को खत्म किया था, तो ये टॉपिक कल का लिखाया है। कल स्क्रीनशॉट मैंने नहीं हम भेजे नहीं थे, आप लोगों ने कहा भी नहीं, तो ऐसे भूल गया था। देखिए, कल हमने चर्चा की थी, योग की चर्चा की थी, और योग में हमने बताया था कि यम के, क्योंकि जो एक 8 स्टेप है, 8 चरण है, उन 8 चरणों की चर्चा मैंने की थी। और 8 चरणों में सबसे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो मैंने 8 चरण बताए थे, वो 8 चरण स्टेप बाय स्टेप भी पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि योग के जो 8 चरण बताए गए हैं, 8 चरण बताए गए, उन 8 चरणों में तीसरा चरण कौन है, 5वां चरण कौन है, 7वां चरण कौन है, अंतिम चरण कौन है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाता है नियम के बाद किस चरण की चर्चा होती है। तो ऐसे में यम की मैंने चर्चा की थी, अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की चर्चा की थी। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हमने बता भी दिया था कि किस लिए ये किए जाते हैं। और मैं बता दूं कि जो 8 चरण है, 8 चरणों में नियम की जब भी चर्चा होती है तो शौच की जो प्यूरिटी है, शुद्धता की जब चर्चा हमने की थी, ऐसे में नियम को 5 भागों में बांटा था, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, पौड़ी, धाम। ऐसे में ये 5 चरण है हमारे नियम के। इन 5 चरणों में सबसे जो मुख्य है वो शौच है। शौच का मतलब प्यूरिटी का मतलब शुद्धता, शरीर की शुद्धता से संबंधित है। और शरीर की शुद्धता 2 तरीके से होती है, या तो बाह्य शुद्धता होती है या तो आंतरिक। बाह्य शुद्धता में हमने कहा था, जो एक्सटर्नल प्यूरिटी है उसकी चर्चा करते समय हमने कहा था कि सत्कर्म की क्रिया होती है। यहाँ थोड़ा सा कुछ खत्म हो गया है, मतलब मिट गया है। तो ऐसे में मैंने लिखा था क्या, सत्कर्म की क्रिया, सत्कर्म की क्या थी बेटा, सत्कर्म की क्रिया थी। इन सत्कर्म की क्रिया को हम हठ प्रदीपिका में भी पढ़ते हैं, और यह हठ योग के अंतर्गत आता, क्योंकि यह सारे जो क्रियाएं हैं ये सबके बस की बात नहीं है। सारे लोग इन क्रियाओं को आसानी से कर नहीं पाते हैं। ऐसे में सत्कर्म का मतलब वो 6 क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों की शुद्धि करते हैं। ऐसे में नेति थी। नेति का मतलब हमने बताया था कि यह क्रिया नाक की सफाई के अंतर्गत आती है। ऐसे में जल नेति और सूत्र नेति की मैंने चर्चा की थी, या तो जल की चर्चा या तो सूत्र की चर्चा, और इसमें घृत नेति वगैरह भी होती, लेकिन वह इसी के अंतर्गत आती है। ऐसे में दूसरी चर्चा हमने की थी बस्ती की चर्चा, सॉरी नेति थी। और नेति के बाद हमने दूसरी जो चर्चा की थी आप सबके बीच में, हमने कौन सी थी भाई, धवत मतलब पेट की जो शुद्धता के लिए थी उसकी चर्चा हुई थी। धौत की चर्चा थी। धौत की शुद्धता से मतलब था पेट की शुद्धता से, और पेट के अंतर्गत ये धौत किया जाता है। हमने कहा था कोई कपड़ा होता है या कॉटन का कोई भी रोल होता है, उसको हम मुंह के माध्यम से डालते हैं, हमारी पेट में जाता है, पेट में धीरे धीरे जाता है, लगभग 7 मीटर तक अंदर डाला जा सकता है, बाद में उसको निकाला जाता है, तो पूरी पेट की गंदगी दूर हो जाती है धौत के माध्यम से। बस्ती का मतलब था गुदा द्वार से बड़ी आंत की सफाई होती थी। इससे हमने कहा था कि पानी में बैठ करके हम लोग इस आसन को करते हैं और गुदा के माध्यम से पानी को अंदर की तरफ सोखने का प्रयास करते हैं। यह भी क्रिया बहुत ही जटिल है, इसको आसानी से किया नहीं जा सकता है। तीसरी कपाल भाती थी। श्वास को ठीक करने का एक तरीका था, या उसको अच्छे तरीके से ब्रीदिंग को लेने का एक जो तरीका था। कपाल भाती को अभी मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको, क्या जब चर्चा होगी प्राणायाम की। तीसरी त्राटक थी बेटा। त्राटक में आंखों की रोशनी को बढ़ाने या आंखों की रोशनी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनके लिए हम त्राटक करते हैं। और त्राटक को हमने कहा था कि लगभग 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर किसी भी वस्तु पर एकाग्र चित्त होकर के देखना ही त्राटक है। टकटकी लगा के देखना ही त्राटक है। ऐसे में नौली था। नौली क्या था, पेट की सफाई या आंत की सफाई के लिए था। ऐसे में हमने कहा था कि नैति जो नौली की क्रिया है इसमें भी 4 तरीके होते हैं। या तो मध्य नौली होती है, पेट को बीच में लाया जाता है, या तो चक्र नौली होती है, पेट को चक्र की तरह से नचाया जाता है, या तो
नौली में एक दाहिनी नौली होती है, पेट को दाहिनी तरफ लाया जाता है और एक बाएं तरफ लाया जाता है। इस तरीके से 4 प्रकार की नौली की हमने चर्चा की थी। तो यहाँ तक ये हमारी जो क्रिया थी इसको हम लोगों ने संपन्न कर लिया था। अब हम सीधा आते हैं प्राणायाम की। सर कुछ पूछ सकते हैं? जी जी पूछ लो बेटा, पूछ लो जी। ये जो ये आंत है, ये इसके पास पेट और आंत नौली के पास, तो ये आंत किस आंत की बात हो रही है, बड़ी या छोटी? किसमें? धौती में, इसमें बस्ती में, किसमें? नौली 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 में तो बेटा पूरा, क्योंकि देखो पूरा आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, ऐसे में स्पेशली पेट के लिए होता, लेकिन पेट के साथ साथ आपकी आंत भी उसी में क्लीन होती है, क्योंकि जब पेट ऐसे ऐसे रोल करता है तो उसका जो प्रेशर होता है छोटी आंत बड़ी आंत दोनों के लिए ही फायदेमंद है वो। तो यहाँ छोटी बड़ी का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि जो टोटल आंत का भाग है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आंत इसलिए है क्योंकि गुदाद्वार से जब भी पानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो वो कुछ ही दूर तक जा पाता है, इसलिए वो सिर्फ बड़ी आंत के लिए हो सकता है। लेकिन नौली में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नौली में अगर ये हमारे पेट वाला ये भाग होता और ये पेट का भाग जो है इस तरीके से गोल गोल ऐसे आगे पीछे इस तरीके से अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे ऐसे रोल करता है, ऐसे गोल गोल इस तरीके से भागता है, एंटी क्लॉकवाइज सर, ऐसे टाइप के घुमाते हैं सर। तो हाँ तो कुल मिला के स्पेशली पेट के लिए होता है, लेकिन उसी से लगा हुआ हमारी, क्योंकि छोटी आंत है या बड़ी आंत है सब, तो वो भी पूरा पार्ट एक तरीके से क्लीन होता है। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे वाले पार्ट की चर्चा कर। तो 1 मिनट चला गया यार। देखिए कल ये चर्चा हो गई थी, अब हम सीधा आएंगे प्राणायाम पे। देखिए जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा कि उन सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं प्रश्न आपका छुपा है। प्रश्न को आप ढूंढेंगे तो सारे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे, यहाँ दिक्कत ज्यादा होने नहीं पाएगी। एक एक पार्ट को समझिए। लास्ट में मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, ताकि एक रूपरेखा आपके दिमाग में फंस जाए और आपको लगे कि आपको सारा कुछ आता है। सारा कुछ आता है। जब भी प्रश्नों को आप पढ़ें या किसी किताब की आप चर्चा करें तो आपको प्रश्न आसानी से वहां पे मिल जाए। ठीक है, आइए अब चर्चा हम करते हैं किसकी बेटा? प्राणायाम की चर्चा करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है प्राणायाम का। योग में प्राणायाम का मतलब अगर जानना चाहे बेटा तो प्राण धन आयाम। हेलो सर, आसन है क्या? सर आसन प्राणायाम क्या? नहीं, आसन तो मैं बता दूंगा, हम समझ रहे हैं। हमने कहा जो देखिए आसन में ऐसे, क्योंकि बहुत सारे आसन है तो सारे आसनों को बताने में थोड़ा समय भी लगेगा, वो अपने आप भी आप याद कर लोगे, क्योंकि वो बिना डायग्राम के नजर नहीं आएगा। अगर मैं पश्चिमोत्तासन करा रहा हूं तो पश्चिमोत्तासन के बारे में जब तक डायग्राम आप नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे। वहां पे वर्चुअली जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य प्रश्नों की चर्चा होती है कि ये आसन किस लिए लाभदायक है या हानिकारक, ऐसे। तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ करके जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा था उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो हम देखिए प्राणायाम पे आए। प्राणायाम का मतलब क्या बेटा? प्राण धन आयाम। आयाम का क्या मतलब बेटा? जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, जो आयतन है, आयाम। और प्राण, प्राण मीन्स क्या है? तरीके से जो वायु है, तो वायु का जो आयतन हमारे बॉडी में अंदर जाना रोकना। जब हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक टॉपिक पढ़ा था किसमें? एनाटॉमी में। वो टॉपिक कौन सा था बेटा? वो टॉपिक हमारा था सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद होगा आप सबको, जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा की थी तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने आप सबको यह टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और जो लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे वो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब टाइडल बैलून की हमने चर्चा की थी, या कह लो टाइडल बैलून के अलावा भी जो छोटे छोटे प्रश्न वहां से बने थे, जब भी हमने उनकी चर्चा की थी तो आपको बहुत अच्छे से कवर कराया था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व बैलून क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व बैलून क्या है, ऐसे में कैपेसिटी क्या है, या जो अन्य प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनकी भी चर्चा हमने आसानी से आप सबको करके दिखाई थी। इसलिए जो उस टॉपिक को पढ़े होंगे इनको यह टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा और समझ में भी बहुत आएगा। उनको लगेगा कि हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं है।
बीच बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक उसी से लगा हुआ है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करते चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाए जो अभी तक थोड़ा बहुत नहीं कवर हुए थे। लेकिन पहले, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, प्राणायाम पढ़ना है, तो प्राणायाम की पहले चर्चा होगी, बाकी चर्चा थोड़ी सी बाद में उसकी भी होती जाएगी। इसी क्षेत्र में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहुंचे कहां पे है, हम लोग पहुंचे थे अपने इस टॉपिक पे, और हमारे टॉपिक का नाम था प्राणायाम। सबसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्राणायाम के प्रकार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रकार में तो कम चर्चा होती है। प्रश्न ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है और कौन सा प्राणायाम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो प्राणायाम के 8 रूप, आपको 8 प्रकार के प्राणायाम देखने को मिलते हैं। 2 प्राणायाम ऐसे और हैं जो क्रियाओं में भी शामिल है और प्राणायाम के भी भाग है, इसलिए उनको अतिरिक्त में रखा गया है, क्योंकि वो प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए भी उसकी चर्चा थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है। और वहां से जब भी प्रश्न आते हैं तो हमको लगता है कि गलत है या सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्राणायाम की चर्चा करते हैं। प्राणायाम में अगर ध्यान से देखें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि श्वास पर जो नियंत्रण है या श्वास पर नियंत्रण ही क्या है बेटा, प्राणायाम है। क्या बेटा, श्वास पर नियंत्रण जो है वो क्या है, वो प्राणायाम है। एक चीज हो गई। प्राणायाम के अंतर्गत होता क्या है, प्राणायाम में क्या होता है कि जैसे ये आपका अगर लंग्स है, आपका अगर ये लंग्स है तो लंग्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, वायु अंदर खींची जाती है, अंदर आती है और वो इसके अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद फिर यहां से वापस लौट जाती है। ये क्रिया होती, क्या हुआ, एक क्रिया क्या हुई कि अंदर हमने सांस को खींचा, क्या किया, खींचा। दूसरा क्या है, थोड़ी देर तक उस सांस को हमने यहां पर रोका, ब्रीथ को क्या किया, स्टॉप किया। उसके बाद फिर से क्या किया, हमने उस श्वास को फिर से नाक के रास्ते से निकाल दिया। अगर यह क्रिया सामान्य अवस्था में देखी जाए तो इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, कि मतलब सांस का आना, रोकना और सांस का निकाल देना। इसमें जो 3 क्रियाएं हैं, इन 3 क्रियाओं की चर्चा होती है। ऐसे में देखा जाए तो यह जो 3 क्रियाएं हैं, यह जो 3 क्रियाएं हैं, इनमें से एक क्या है बेटा, एक है आपका पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। पूरक, पूरक का मतलब पूरा करना, जितना भी आप सांस खींच सको वो पूरा, कहते हैं हमको पूरा चाहिए। पूरा चाहिए का मतलब है जितनी सांस अंदर आप खींच सके वो लेना है, पूरक करना है। फिर क्या है, थोड़ी देर तक रोकना है, या इसे कुंभक की तरह, कुंभक का मतलब कोई भी एक पदार्थ हो सकता है, मटकी हो सकती है, या कोई भी जार हो सकता है, या कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, उसमें थोड़ी देर तक फूलाए रखना, कुंभक, कुंभ की तरह उसको रोके रहना। तो क्या बेटा दूसरा इसका पार्ट क्या है, कुंभक। कुंभक 2 पार्ट हो गए। कुंभक हो गया। जो तीसरा पार्ट इसका है बेटा वो क्या, रेचक। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये सामान्य प्रश्न ही आपसे पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा एक काम करूं, क्योंकि लेना रहता है और बताना भी रहता है पूरा, तो ऐसे नहीं बजाएगा। हमने कहा कि प्राणायाम जब किया जाता है तो 3 भागों में किया जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है पूरक। दूसरा क्या है, दूसरा कुंभक। तीसरा क्या है, तीसरा रेचक। ये 3 भाग है, 3 भागों। पूरक का मतलब क्या होता है, श्वास लेना, श्वास लेना मतलब अंदर की तरफ खींचना, या कह लो कि इंस्पायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है उसकी चर्चा हो रही, कि जितना आप सांस खींच पाइए, सांस को अंदर की तरफ खींचिए, यही आपका क्या है। और हम जब आपको याद होगा, जब श्वसन की प्रक्रिया हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने श्वसन को 2 भागों में बांट के पढ़ाया था। एक बताया था एक्सटर्नल और एक बताया था इंटरनल, आपको याद होगा। जो यह बता रहे हैं जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक होता है, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक होता है, उस क्रिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है,
एक्सटर्नल क्या है, रेस्पिरेशन है, बाह्य श्वसन क्रिया इसको बोलते हैं। अगर इंटरनल होता तो फेफड़ों के अंदर से वह कहाँ जा रही, हमारे कोशिका तक कैसे पहुंच रही है, या केब्स चक्र कैसे चल रहा है, उसके बाद एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो पढ़ते तो वो क्या होता, सेलुलर रेस्पिरेशन, या उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, या अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन दो भागों में होता है। पहले भाग की चर्चा हो रही, प्राणायाम जब करते हैं तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य श्वसन सिर्फ होता है। तो हमने सांस को पूरा लिया, श्वास को लेना, उसके बाद क्या करना, उसको स्टोर करना, कुंभक की क्रिया करना। और कुंभक की क्रिया हमारी क्या बोलती है कि सांस को रोकना। रोक लिया, फिर तीसरी क्रिया चालू होगी रेचक की। रेचक का मतलब जितनी वायु अंदर गई है उसको निकाल देना। तो ये क्या है, श्वास को बाहर निकालना। एक प्रश्न आपका यहां से आता है, कहां से, पूरक कुंभक रेचक से। तो एक ये हो गया प्राणायाम, ये तीन प्राणायाम के तीन भाग है, इन तीन भागों के माध्यम से हमारा प्राणायाम पूरा होता है। प्राणायाम भी मानसिक विकार को दूर किया जाता है, दूर करने के लिए भी किया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें प्राणायाम के प्रकार की, कि प्राणायाम को कितने प्रकारों में बांटा गया है या इसको किस रूप में हम देख सकते हैं, तो ऐसे में अगर प्रकार की चर्चा हो तो इसके 8 रूपों की चर्चा की जाती है। क्या, जैसे सूर्य भेदी, नंबर 1 क्या है, सूर्य भेदी। दूसरी क्या है, उज्जाई। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा। दूसरा क्या बेटा, पहला सूर्य भेदी, दूसरा उज्जाई, तीसरा शीतकारी, तीसरा शीतकारी। चौथी चर्चा की जाए तो चौथी शीतकारी बस शीतली, शीतली चौथा। पांचवी भस्तिका, पांचवी। छठवीं चर्चा की जाए, भ्रामरी, छठवीं भ्रामरी। सातवीं मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम सबके आगे लगाए तो प्राणायाम लिखने की जरूरत नहीं है। और आठवां प्लाविनी, प्लाविनी। क्या है ये वो, लावणी? प्लाविनी बेटा, प्लाविनी, प्लाविनी। लावणी, ओके, थैंक यू, थैंक अभी अभी बताता भी हूं इनके बारे में, ठीक है। तो ये जो 8 रूप आप देख रहे हैं, यह 8 रूप तो आप देखेंगे, लेकिन 2 क्रियाएं और भी ऐसी हैं जो प्राणायाम के अंतर्गत वो भी आती है, लेकिन उनको क्योंकि हम क्रिया के माध्यम से भी करते हैं, इसलिए उनकी भी चर्चा कभी कभी एग्जाम में होती है और प्रश्न पूछा गया और वहां पे सही और गलत किया गया है। तो ऐसे में 2 जो अलग है उनको मैं अलग से यहां लिख देता हूं। ऐसे एक क्या है, आप लोगों ने कपाल भाती की होगी, कपाल भाती को भी आप लोगों ने प्राणायाम के अंतर्गत देखा होगा कि सांस का लेना सांस का छोड़ना सिर्फ तरीका अलग अलग है। और दूसरा एक देखा होगा अनुलोम विलोम,
यह प्रश्न जल्दी में ही आपके एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का भाग नहीं है। उसमें कपालभाति दिया गया था, लेकिन उसी के अंतर्गत एक क्रिया भी वहां जोड़ दी गई थी और क्रिया में आपका कुछ कुछ दे दिया गया था। हमको लगता है कि बस्ती वगैरह कुछ इस तरीके से लगा दिया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख गया था कि बस्ती क्या है, क्रिया के माध्यम से यह सब प्राणायाम के कहीं ना कहीं भाग है। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अब देखिए, अब जब प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राणायाम कितने भागों में किया जाता है, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे कि प्राणायाम 3 भागों में किया जाता है। अब 3 भागों की चर्चा मैंने कर दी है, तो 3 भागों की चर्चा इस तरीके से आप पूरी कर लेंगे। और साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आप याद रखेंगे सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लामिनी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक और तरीके से देखते हैं। तरीके का मतलब यह है कि अब इसको हम लोग देखते हैं कि इन सब का क्या मतलब है, जो ये सूर्य भेदी वगैरह किया जा रहा है, या इनका क्या मतलब है, या ये कैसे किए जाते हैं, तो इनकी भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। सूर्य भेदी में चंद्र भेदी भी होता है, लेकिन उसी का रूप माना जाता है, इसलिए वो अलग नहीं होता है, याद रखिएगा। आइए इसको खत्म करके एक एक को थोड़ा थोड़ा आप बताते रहते, इनको एक एक आप लिख के बताते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अल्लाह तो ऐसे अगर मुजवानी बताना हो तो मैं बोलता चल रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे। हाँ सर, बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, जो सूर्य भेदी होता है बेटा, या स्पेशली सुखासन में पहले बैठ जाते हैं। कैसे सुखासन में? सुखासन की स्थिति आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे गांव में अल्थी पल्थी बोलते मारना। तो सुखासन में बैठकर अंगुलियों में एक मुद्रा होती है, विष्णु मुद्रा। अभी चर्चा हम विष्णु मुद्रा की करेंगे तो बताएंगे कि विष्णु मुद्रा कैसे होती है, वायु मुद्रा कैसे होती है, या जल मुद्रा कैसे होती है, वायु मुद्रा, ये सारी मुद्राओं को बताएंगे। तो लिख के बता दीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा लिख भी देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि कंफ्यूजन भी दूर रहे। सर हमको कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन पूछूं? बोल दो। ये देखिए, प्राणायाम के अंतर्गत जो 8 प्रकार हैं, उसमें कपालभाति था, ठीक है, 9वें 10वें पहले तो 8 प्रकार है, वो समझ गए। बट सर ये तो षटकर्म में भी था कपालभाति, ये इसीलिए तो बताए, इसीलिए हमने कहा कि जो कपालभाति वो क्रिया में भी आता है, लेकिन क्रिया के माध्यम से, क्योंकि प्राण वायु का आदान प्रदान। भाई प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण का आयाम। अब वहां भी हम क्रिया में प्राण का आयाम ही करते हैं, लेकिन स्पेशली वो क्रिया में किया जाता था। लेकिन यह प्रश्न 1-2 बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि प्राणायाम के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो जब ऐसा प्रश्न होगा तब आपको वहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिसमें वायु का अंदर बाहर प्रवेश हो रहा है वो प्राणायाम के अंतर्गत आ रहा है। और देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि प्राणायाम के कितने भाग हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यह घटते बढ़ते प्रश्न रहेंगे, क्योंकि प्राणायाम के विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं। और कुछ किताबों में तो 7, 8, 9, 10, 11 भी बताए गए हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक आपका है वो 8 रूपों में, और इनको मिला के 10 रूपों में होता है। अच्छा, मतलब अगर पूछता है कि पूछता है प्राणायाम में, प्राणायाम के प्रकार कितने, तो हमें 8 पे लगाना है। नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। पहली बात आप ध्यान लीजिए, आपसे सिर्फ प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाएगा, या तो कौन सा प्राणायाम कब कैसे किया जाता है, या तो प्रश्न थोड़ा सा उलट पलट के पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है या नहीं है, ऐसा प्रश्न। ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो हमने बताया, जो पहला प्राणायाम है वो है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी, तो यहाँ पे अगर ध्यान दे हम, तो ऐसे में जो ये करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। कैसे? सुखासन में बैठना है। बैठने के बाद अंगुलियों पे एक मुद्रा होती है। अभी आपको बताएंगे कि सारी अंगुलियों के अलग अलग मुद्रा, कहीं ऐसी मुद्रा, कहीं ऐसी मुद्रा, कहीं ऐसी मुद्रा है, कहीं ऐसी, कहीं ऐसी, कहीं ऐसी, या कभी कभी ऐसी, मतलब विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं बनाई गई है, उस यहाँ मुद्रा में बैठा और विष्णु मुद्रा लगाई जाती है। अभी इसकी चर्चा नहीं की हूं मुद्रा का, तो अभी आगे करना है। विष्णु मुद्रा पे हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या करते हैं, दाएं, देखिए आपके अंदर जब नाड़ी पढ़ेंगे तो नाड़ी में हम देखेंगे कि आपकी 2 नाड़ियां जो चलती हैं, जिसे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बोलते हैं,
तो जो पिंगला नाड़ी है वह दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जो दाहिनी नासिका है वह सूर्य नाड़ी है और बाएं नासिका को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह आपसे कहीं कहीं प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दाहिनी है वह सूर्य नाड़ी है, बाएं चंद्र नाड़ी है। अगर आपको गर्मियों में करना है, आपको ठंडी प्रदान करने के लिए, तो दाहिनी को बंद कीजिए, बाएं से सांस को खींचिए तो आपको शीतलता मिलेगी। ठंडियों में आप कर रहे हैं शरीर को गर्म करने के लिए, तो बाएं नाक को बंद कीजिए, दाहिनी नाक से सांस को खींचिए, तब आपको क्या मिलेगा? गर्मी आपको मिलेगी। तो समझ गए आप? तो हमने कहा कि बाईं नासिका को यहाँ क्या करते? बंद, क्योंकि सूर्य भेदी है, आपको अंदर गर्मी ले जाना है, तो यहाँ क्या करना है? बाईं नाक को बंद करना है। बाईं नाक को क्या करना है? बंद करना है। और क्या करना है? दाहिने से श्वास को क्या करना? अंदर खींचना है। क्या करना है? अंदर खींचना है। ठीक है, दाहिने से सांस को अंदर खींचना है एवं बाएं से निकालना है। बाएं से निकालना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, और यह गर्मी पैदा का मतलब सूर्य भेदी होगा। सूर्य भेदी का मतलब है सूर्य की समान, मतलब शरीर में एनर्जी और गर्मी पैदा करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसी के बाद अगर देखते चले तो दूसरा जो हमारा प्राणायाम है वो क्या है? उज्जाई है। क्या बेटा? उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है? आप किसी भी आसन में बैठकर यह कर सकते हैं। याद रखना है आपको, याद रखना है आपको कि नाक से सांस ले। कैसे? नाक से सांस आप ले, लेकिन जब वो अंदर की तरफ जाए तो खर्राटे की आवाज आनी चाहिए। जैसे है ना, देखिए ऐसे, मतलब एक खर्राटा भरी आवाज आनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। जब आप क्या करें? नाक से सांस ले तो खर्राटे जैसी आवाज आनी चाहिए। जैसे आप सोते समय कभी कभी खर्राटा देते हैं, वो तरीके से। और जब ऐसा आप करते हैं तो इससे विभिन्न बीमारियां आपकी दूर होती हैं। जैसे गले के जितने रोग है वो दूर होते हैं, श्वास संबंधी जितने रोग है वो दूर होते हैं, और स्पेशली ट्रांसिल जिसमें होता है वो भी दूर होता है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ज्यादा नहीं, एक लाइन में। नाक से श्वास अंदर लेते समय गले में खर्राटे की आवाज आनी चाहिए। ये आनी चाहिए, लिख सकते हैं। जैसे सोते समय खर्राटा लेना। जैसे सर कबूतर भी जब वो बोलता है नहीं सर, गले से आवाज निकालता है कबूतर। हाँ हाँ, बस बस बस, एकदम कबूतर वैसे बोलता है, बिल्कुल आपने सही कहा, वही तरीका। बोलता है गुटरुगू, गुटरुगू करता है ना, उसी तरीके से एक आवाज आपके गले में आनी चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, उज्जयी प्राणायाम को, तो गले एवं ट्रांसिल की समस्त बीमारियां ठीक होंगी। सर सूर्य भेदी का भी आप लीजिए प्लीज। सूर्य भेदी का भी लिख लें। सूर्य भेदी में आप ध्यान दीजिए कि पहली बात तो प्राणायाम की क्रिया, क्योंकि हमने बताया सुखासन बैठे बाईं नाक से आप अंदर खींचते हैं, क्योंकि प्राणायाम की पूरी क्रिया करते हैं कि आप अंदर सांस को ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर देखा जाए सूर्य भेदी में, तो यहाँ जो लाभ है, शरीर में गर्मी लाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बता दूं,
जैसे मान लो कि आप किसमें ठंडियों में कोई क्रिया करने के लिए तैयार हुए हैं, तो ठंडियों में कोई क्रिया करने से पहले आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि इंटरनली जो आपके अंग है वह बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, गर्मी आ जाए उनमें, और आपकी क्रिया जैसे आप वार्म अप करते हैं वही वार्म अप है एक तरीके से कह लो, ठीक है, शरीर को गर्मी लाने के लिए। तो दो हो गया। सूर्य भेदी सर राइट साइड से, सर दाई साइड से आई थिंक लेते हैं सूर्य भेदी। चंद्र भेदी भाई सर दाहिने से बाएं बाएं, साइड से। बेटा दाहिने से बाएं तो मैंने लिखा है, दाहिने से श्वास को अंदर खींचा जाता है एवं बाएं से निकाला जाता है। मैंने बोला बाएं नाक को बंद करना है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? आपको समझ में आ रहा कि नहीं? जी जी सर। देखिए, जब आप इसी में सूर्य भेदी चंद्र भेदी भी होता है, इसी का अपोजिट चंद्र भेदी कब हम चंद्र भेदी हम गर्मियों में करते हैं, सूर्य भेदी ठंडियों में करते हैं। जब शरीर में शीतलता लानी होती है तो चंद्र भेदी करते हैं, और शरीर में गर्मी लानी होती है तो हम सूर्य भेदी करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं भाई? सर्दियों में दोनों नाकों से जो करते हैं लेते हैं तो वो गलत हाँ। करते हैं क्या सर? कैसे, फिर से बताइएगा। जब सर दोनों नाकों से करते हैं तो नाड़ी शोधन क्रिया कहलाती है, वो अनुलोम विलोम। हाँ, वो तो दूसरा हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नाड़ी शोधन हो जाएगा जब दोनों से करेंगे। हेलो, जब आप ऐसा करेंगे कि दोनों नाकों से साथ, वो सीधा सीधा प्राणायाम हो गया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जब दोनों नाक से, जैसे हमने कहा प्राणायाम का सामान्य रूप क्या है, 3 क्रियाएं हैं उसमें, लेना, निकालना और रोकना। अगर सामान्य क्रिया आप कर रहे हैं, मैंने कहा कि दाहिनी बाई का यहां रोल नहीं है, मतलब खींचना है, निकालना है, रोकना है, वो सिर्फ प्राणायाम है। अब उसको जब कई तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो बदल जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, किस लिए करना चाह रहे हो। तो सूर्य भेदी, उज्जाई प्राणायाम, उसके बाद भस्त्रिका देखिए क्या है। देखिए प्राणायाम तो सब है, लेकिन किस तरीके का प्राणायाम आप कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कर रहे हो, समझ आया कि नहीं? देखिए अब क्या करना है, हमने कहा भ्रस्तिका, भ्रस्तिका से देखिए कुछ समझ में आ रहा, मतलब एक जैसे भबका दे रहा है आवाज से, जैसे आप ढिवरी जलाए हो और भबकता है, इधर उधर भागने लगता है, बुझता नहीं है, भागने लगता है। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो लोहार होता है, जहां पे आप लोग कभी कभी गांव में खुरपी उर्पी पिटवाने के लिए गए होंगे, जिसे घास वो छीली जाती है या लाल करके जिसको पीट करके सीधा करता है, उसके पास एक भट्टी होती है। भट्टी में क्या होता है, वो ऐसे खींचता है, तो जब खींचता है और छोड़ता है तो इतना तेज हवा निकलती है कि वो तेज भाप का मारता है, इसे तेजी से लौ फेंकती है। तो उसी तरीके से शरीर में भी जब वही क्रिया करते हैं तो उसी को भ्रस्तिका बोलते हैं। जैसे शरीर से, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या सर? चित्रकारी तितली नहीं पढ़ा है, भस्तिका पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा कोई भी पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाएगा वो तो। आपको यहाँ भी कोई सीक्वेंस ना याद रखिए, जिसका भी जो नंबर आ जाए लिखते जाओ, करना आपको सब है, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक बेटा? देखिए अगर भस्तिका की बात करें तो हमने कहा शरीर से क्या करते हैं, शरीर से तीव्र गति में क्या श्वास को अंदर लेना एवं तीव्र गति से बाहर निकालना। जैसे जो कुम्हार होता है या कह लो जो लोहार होता है, जैसे लोहार अपनी भट्ठी तेजी से क्या करता है, तेजी से क्या बोलेंगे, तेजी से हवा निकालता है, या तेजी से भट्टी अपनी भट्टी में से
जोर से तेजी से क्या करता है, हवा निकालता है। आप लोगों ने देखा जैसे वैसे खींचता है तो तेजी से भपका लगता है। उसी तरीके से शरीर में भी क्या करना है, तेजी से। ये भस्त्रिका करते समय आप एक काम और कर सकते हो, भस्त्रिका करते समय एक काम और कर सकते हो कि दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाओ और मतलब जितना तेज बाहर की ओर निकाल सको निकालना है। मतलब अंदर खींचो बाहर निकालो, अंदर खींचो बाहर निकालो, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी, अंदर बाहर, ये दोनों जो क्रियाएं होंगी तेज गति से, उसी को हम बोलेंगे क्या, भस्त्रिका प्राणायाम। और अगर भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ की बात की जाए तो यहाँ श्वास संबंधित और दमा, स्पेशली जो क्या है लाभ है दमा एवं श्वास क्या संबंधी विकार क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये ठीक है, ये क्या है, ये भस्त्रिका है। अब देखिए इसी चलिए आप एक शीतली बता देते हैं। चौथा क्या है, शीतली प्राणायाम। अब देखिए स्पेशली यह किया जाता है किसके लिए, ठंडक के लिए। ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहां पे ध्यान देना है, सांस को अंदर जो खींचने का तरीका है, मुंह द्वारा सांस खींची जाएगी। कैसे, मुंह द्वारा श्वास को क्या करना है, अंदर लेना है। परंतु जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, यहां पे आपको अपनी जीभ को, जैसे मान लो ये आपकी जीवा है, ऐसी है, ऐसी है, इस जीभ को मोड़ के पाइप की तरह बना लेना। मतलब कैसे बना लेना है, ऐसे कर लेना है, और बीच से एक जगह मिल जाए, बीच से एक जगह मिल जाए सांस जाने के लिए। जो फैली जीभ है उसी को हमने जीभ को क्या किया है, पाइप की तरह बना दिया। ऐसे मतलब ऐसे जीभ ऐसे थी, उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया है। आप लोग कोशिश किए करोगे, थोड़ा मुंह को ऊपर की तरफ उठाओगे, जीभ को ऐसे जो इसको ऐसे मोड़ोगे ऊपर की तरफ पाइप की तरह मोड़ना है, पाइप की तरह बनाना है। पाइप की तरह बना करके जब इसके अंदर से सांस को जाने देंगे तेजी से, तो आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेगी। खूब याद रखिए, क्या करेगी, ठंडक प्रदान करेगी। यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, जीभ को कैसे पाइप की तरह बनाना है। कैसे करना, जीभ को पाइप की तरह बनाना है। जीभ को कैसे पाइप की तरह बनाना है, श्वास को अंदर खींचना है। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके शरीर में ठंडक प्रदान होगी। पूछा जाता है शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है, या शीतली प्राणायाम क्यों किया जाता है, भस्त्रिका क्यों किया जाता है, उज्जाई क्यों किया, सूर्य भेदी क्यों किया जाता है। तो आप याद रखिए कि जब भी शीतली प्राणायाम करेंगे तो सांस को पाइप की तरह अपने जीभ को बनाएंगे। उस पाइप के रास्ते से जब हवा जाएगी आपके बॉडी में तो आपको ठंडक प्रदान होगी। इससे क्या होगा, पहली बात जो उपचार है या कह लो कि जो लाभ है, तो मैंने एक लाइन में लिखी दिया था यहाँ पे क्या करने के लिए, कि पहली बात तो गर्मी कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी। एक चीज नींद में लाभदायक है, नींद में लाभदायक है। बाकी अन्य छोटी छोटी चीजें और हो सकती है, जैसे स्पेशली अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग क्या शीतली पढ़ रहे थे, शीतली अभी शीतकारी भी बताना है। शीतली की अगर चर्चा हो रही है तो यहाँ पे आप याद रखिए कि यह क्योंकि आपके पेट से भी संबंधित है, सीधा पेट के रास्ते जाती है, इसलिए कब्ज,
पेट का पाचन में भी लाभदायक है। ये क्या हो गई? शीतली हो गई। ये चौथा क्या है? शीतली है। तो शीतली के माध्यम से होगा, स्पेशली शीतली की बात करें तो ठंडक लाने के लिए किया जाता है। लेकिन देखिए, शीतली और शीतकारी दोनों ही ठंडक के लिए है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कुछ अलग तरीका है करने का। ये शीतली आपने देखा, अब शीतकारी इसी में आपको हम बताते हैं। और पूरा नाम मिटा करके मैं ऊपर का ही मिटाता हूं ताकि आपके समझ में ये इससे रिलेटेड चीजें कुछ आ जाए। और यहां चर्चा करें एक और आगे, तो ऐसे में शीतकारी, अगर चौथा तक पांचवें की चर्चा है। शीतकारी, जो शीतकारी प्राणायाम, ये क्या है? स्पेशली यह भी किसके लिए? ठंडक के लिए। लेकिन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? यहां पे जो जीभ है, जीभ को अंदर की तरफ मोड़ना है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे जीभ आपकी ये है, ऐसे फैली है आपके मुंह में, आपको जीभ को ऐसे उठा लेना है, ऐसे तालू में छुआना है। अब तालू में जब छुआ लेंगे तो सामने से, जैसे मान लो कि आपका ये आपकी जीभ है, ये जीभ है, आपने जीभ को यहां से ऐसे, अभी तक क्या कि हम ऐसे और ऐसे 4-5 बनाए थे, अब जीभ को ऊपर से ऐसे मोड़ के, आधी जीभ को मोड़े और हम जीभ को मोड़ करके यहां लाएंगे। सर जैसे जब हम लोग गर्म चीज खाते हैं ना, तो तालू में ना मतलब छिल सा जाता है, सेम सा वैसे। जी। हाँ, कभी कभी जीभ से उसको चाटते हैं, बिल्कुल सही आप कह रही हो। ठंडक लाने के लिए जीभ पे इसको ले जाकर क्या करते हैं? उलट देते हैं, जीभ को हम पलट देते हैं तालू पे। जब ऐसा करते हो तो हवा इस रास्ते से और इस रास्ते से जाती है, और एक हिशिंग होती है ना, हिशिंग ब्रीथ, जिसे क्या बोलते हो कि एक खींचते समय एक थोड़ा सा आवाज भी आती है। इसमें स्पेशल देखा जाए तो जीभ को की आवाज, सिप की आवाज आती है, सी सी आवाज। जीभ को पलट कर, मतलब सामने से पीछे की तरफ ले जाना, सामने से पीछे पलट कर ले जाना, एवं हिसिंग करते हुए, हिसिंग को क्या बोलेंगे? जो कहते हैं ना हिसिंग हो रही, मतलब कि थोड़ा सा खिचखिचाहट वाली जो आवाज होती है, ठीक है, ऐसे बोलते ना, ये मतलब जीभ के रास्ते से वायु ना जाके किनारे किनारे से जाए, जीभ के बगल से, एवं जीभ के दोनों किनारों से श्वास को लेना एवं निकालना। ये हो सकता है। जब आप ऐसा करेंगे तो स्पेशली 2-3 चीजें आप देखेंगे। आप लोगों ने लैब में देखा होगा कभी कभी कि जब बैक्टीरिया नाशक कोई क्रिया की जाती है, जैसे भ्रामरी आप करते हैं, तो भ्रामरी में आप लोगों ने देखा होगा कि आप अंदर से कुंजन की क्रिया करते हैं, मतलब अंदर झी झी की आवाज करते हैं। लेकिन जब आप दांतों के माध्यम करते हैं तो दांतों में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो शीतकारी से मर जाते हैं। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया नाशक है। और कहा कि बैक्टीरिया स्पेशली दांत के, जो दांत में लगे होते हैं ना, वो दांत के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पूरी तरीके से क्लीन करता है, खत्म कर देता है। दूसरी चीज, जब शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो जो मुंह दांत की दुर्गंध है, दांत की दुर्गंध को क्या दूर करने में सहायक है। एक क्रिया हो गया। अगर यह क्रिया करते हैं तो आपको जो क्या बोले उसे, बीपी, वो भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी में सहायता मिलेगी। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, आप शीतकारी प्राणायाम करवा दो तो उसका ब्लड प्रेशर लो भी हो जाएगा। तो यहां भी यह क्या है? सहायक है। अगला देखिए, छठवां देखिए, भ्रामरी।
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मधुमक्खी होती है ना, या जैसे भौरे भौरे का गुंजन करना। जी, भौरों का गुंजन अथवा मधुमक्खी। सर भैरो नहीं भंवरो होगा वो सर, थोड़ा गलत लग रहा है, भंवरो होगा। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, भैरव का मतलब भैरव बाबा हो जाते हैं। भौरो, ठीक, अब सही है। भंवरों का गुंजन बिंदी हो जाएगी, एक भौरो हो जाएगा ना, भौरो। वहां नहीं सर, ठीक है, र के ऊपर रहेगा भौरो। चलिए ठीक है। भंवरों का गुंजन अथवा मधुमक्खी का क्या होता है, क्या बोलेंगे, वो भी गुंजन ही करते हैं, भिनभिनाहट। मधुमक्खी क्या करती है, भिनभिनाहट या वही भिनभिना, हाँ, मधुमक्खी का भिनभिनाहट। जैसी आवाज निकालना क्या है, यह भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आपको करना कैसे है। आप पहले सामान्य किसी मुद्रा में बैठ जाएं, सुखासन या सलभासन, जो भी आप जिसमें बैठ रहे हो, आप बैठ जाएं। बैठकर अंगूठे से कान बंद करना है। पहली बात, कान बंद करना है, दो उंगली से आंख भी बंद करनी है। जी सर, भिनभिनाना नहीं होगा, भनभनाना होगा सर, क्योंकि देखिए भनभनाना होता है। भिनभिनाना का मतलब होता है जैसे किसी चीज को देख के हम लोग जैसे कहते हैं, ओहो कितना गंदा है ये, मतलब ऐसे ठीक है, ठीक है। भिनभिनाहट, भनभनाहट ज्यादा ठीक है। भिनभिनाहट, मक्खी जो छोटी होगी भिनभिनाएंगी, और भनभनाहट का मतलब मधुर आवाज। तो चलो उसको ठीक कर देंगे, भनभनाहट मंत्र हटा देते हैं, भनभनाहट कर लेना। थोड़ा सा फर्क है, भिनभिनाना का मतलब भिनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग भाई देखिए थोड़ा सा साहित्य वाले होंगे तो उनको इन सब का थोड़ा सा और भी अच्छा होगा। हम लोग क्या किए ना कि दिन भर तो ग्राउंड में खेले, भनभनाहट भिनभिनाहट में ज्यादा अंतर भी नहीं समझ पाए। और जो लोग थोड़ा सा हिंदी बढ़िया से पढ़े उनको वास्तव में ये सब पता चल जाता है कि कभी कभी तो हम लोग मंत्रा वंत्रा या फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है हिंदी में, कोई समझते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में थोड़ा चलता है। समझ में आना चाहिए, टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। आगे देखो मैंने क्या कहा, जब आप करते कैसे हो, आप एक कान में उंगली डालते हो और दो उंगलियां जो सामने होती है उसको यहाँ नाक पे लाते हो ऐसे करके। तो ऐसे में क्या होता है, नाक का रास्ता और कान का रास्ता दोनों जब बंद हो जाता है, अब आप ऐसे जो हिसिंग या कुछ कह रहे इस तरीके की जो एक आवाज निकलने वाली है, कान को बंद करिए, नाक को बंद करिए, ऐसे दोनों साइड से। अब इस तरीके से आवाज निकालेंगे ना तो एक बड़ी मधुर आवाज निकलेगी, एक सुरीली आवाज निकलेगी, और साथ ही साथ आपके ब्रेन की जितने भी नसें वगैरह होंगी सब प्रफुल्लित हो जाएंगी, सब खुल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कहा बैठकर क्या करते हैं, अंगूठे और कान को बंद करते हैं, बची दो उंगलियों से क्या करते हैं, होठों तक लगाते हैं। मतलब कि यहां भी आता है, जैसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे देखो, कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां बंद के ऐसे करते हुए यहां तक, ये इस तरीके से यहां तक, मतलब कान नाक मुंह सब बंद हो जाता है। और यही तीन रास्ते हैं हमारे जो भी क्रियाओं को अंदर बाहर करते हैं, चाहे वायु हो चाहे और भी कुछ चीजें हो। तो कान बंद, नाक बंद और मुंह बंद, जब तीनों बंद हो जाएगा तब हम क्रिया को जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में सांस अंदर भर कर क्या करते हैं, भावों की तरह क्या करते हैं, गुंजन करते हुए निकालते हैं। तो ऐसे में लिख सकते हैं कि श्वास, अच्छा पूरा मैंने लिखा नहीं, मधुमक्खी की तरह भनभनाहट जैसी आवाज निकालनी है, कान। सर जी ओम का उच्चारण भी करना होगा ना? कुछ नहीं, हाँ कर सकते। ओम कैसे बोलोगे, क्योंकि नाक मुंह तो सब बंद रहेगा, नाक भी बंद, कान भी। इसमें सिर्फ अंदर नहीं, इसमें क्या है, ओम नहीं, आप इसमें ओम का होता है सर, ओम का उच्चारण करेंगे तभी मनमनाहट आएगी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो अगर जी सर, अच्छा ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल तभी होगा जब ओम का उच्चारण होता है। जब मुंह खुला होगा सर तभी उच्चारण होगा, नहीं मुंह भी बंद होगा तो क्या हम बता रहे, सुनिए मेरी बात,
ओम का उच्चारण नहीं बल्कि ओम की ध्वनि निकालनी है, क्योंकि जब ध्वनि निकालते हैं ना तो उसमें एक जो वेदना पैदा होती है, स्टार्टिंग लोएस्ट और हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, कोशिश की जाती है, उच्चारण नहीं जी जी सर बिल्कुल, मेरी आवाज जा उच्चारण रही है नहीं, क्या? सर मेरी आ आवाज रही जा बेटा, आ रही रही है? आ रही आ रही आ उच्चारण रही। नहीं वही सर ओम मैं की क्या ध्वनि कह रही निकाली हूँ, जाएगी। भ्रामरी हाँ, में सर ओम की उच्चारण नहीं होती, नहीं तो भ्रामरी प्राणायाम गलत हो जाएगा सर। गलत हो भ्रामरी जाएगा, में सर बिल्कुल। मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। अपने जी, जी, लिटिल बोलो बेटा। फिंगर और रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर से अपने आईज को क्लोज करते, इंडेक्स अपने आईब्रोज के ऊपर रखते, ठीक है, और थंब से हाँ, हाँ, कान के वो जो कैप होता है ईयर का उसको क्लोज जी, करते जी, हैं, और हम लोग हाँ, ठीक है, चैंट करते हैं ये वाला हाँ, ये और एक चीज और ये से बात शीतला बिल्कुल और करेक्ट, शीतकारी प्राणायाम में से, शीतला जी, प्राणायाम में हम लोग जीभ की नली से श्वास लेते हैं और नाक से श्वास को हाँ, छोड़ते हैं सर। और जी, 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 शीतकारी प्राणायाम में सर हमारे दांत के दोनों दांतों के बीच में एक पेपर गैप बना होता है सर। जी, जी, पेपर जी, गैप जी, से जो होता है हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं और नासिका प्रदेश से इट्स में नाक से बाहर छोड़ते हैं। बाहर, बिल्कुल और इस बिल्कुल क्रिया करेक्ट, में एकदम सर आपने सही कहा। हमको लाभ मिलता है सर, इस क्रिया में लाभ मिलता है हम लोगों को जो गर्मी में प्यास लगती है वो प्यास की हाँ, कमी को दूर करता है, पानी की कमी हाँ, को। बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, शीतली और शीतकारी दोनों में? नहीं सर, शीतली में जीभ को टंग को ये नली बनाते हैं, हाँ, जो ठीक है, कैसे राउंड किया ये वाली पाइप की अगर तरफ, आवाज मेरी जा रही है सर तो मैं अभी आवाज करके दिखाती हूँ, ये वाली हाँ, आवाज होनी चाहिए। जी, हाँ, और यही शीतकारी बिल्कुल सही है, में मिर्ची, जब स्पाइसी कुछ हम लोग खाते हैं तो वो जी, वाली आवाज आती है। हाँ, दांतों को दबा करके, दांतों के गैप से जब हम हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं, नाक से बाहर निकालते हैं तो शीतकारी होता है, और शीतली में राउंड करते हैं अपने किसको, जीभ को, और उसके माध्यम से जब हवा को अंदर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे वास्तव में दोनों ठंडक के लिए, बिल्कुल करेक्ट आपने कहा। और एक चीज और भी सर इसमें है कि आप भी कोई भी पॉल्यूटेड जगह पे ये प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग ये है हाँ, कि ये जो प्राणायाम होता है वो पहले जमाने में मतलब जो बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग होते थे जो कि बहुत टाइम जी, तक तपस्या करते थे, वो लोग जी, ये इस प्राणायाम को बहुत ज्यादा करते थे ताकि वो लोग कभी उन लोगों को प्यास ना लगे, इसलिए प्यास वगैरह ना लगे, उनके अंदर एक शीतलता बनी रहे, बिल्कुल करेक्ट आपने कहा। हाँ, शीतलता या बनी रहे। वो प्राणायाम, करने से खुद में हाँ, अभी हम लोग नॉर्मली भी करेंगे तो हम लोग के कंठ प्रदेश में जो होता है ठंडक महसूस होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, जितने भी प्राणायाम वगैरह बनाए गए हैं ना, ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका रोल बहुत बड़ा है। हमारे पास समय ना होने की वजह से या फिर वहां पे ज्यादा दिमाग न लगाने की वजह से, या हमारे पास कहो कि समय वो हो जाता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाकी सही दिशा में ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आधा घंटा अपने लिए दिया जाए तो बॉडी हमारी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहे। ठीक है, तो आइए, भ्रामरी में हमने कहा कान, नाक एवं मुंह को बंद करके, अब वो अलग का प्रोसेस पूरा लिख लीजिएगा, कौन सी उंगली कहां पे कैसे होगी। तो कुल मिला के बंद करके क्या करते, भौरों जैसी आवाज, क्या करते, भौरों जैसी आवाज निकालना। ये क्या है, ये भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, भ्रामरी प्राणायाम, सर ये एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, जैसे जब नाक और मुंह दोनों बंद हो जाएगा तो ये फिर आवाज निकालने में सर दिक्कत होगी कैसे? मुझे तो लग रहा है कि कुछ नहीं नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, व्याख्या करिए। करेंगे आपने हम बहुत लोग। सुंदर व्याख्या की थी मैम। अब बेटा नोज बंद होता ही नहीं है सर, नोज नहीं बंद होता है, एक्चुअली आईज बंद होता है। नोज नहीं क्लोज होगा सर, आईज और ईयर नोज का नहीं जो बंद गैप होगा। नहीं होता है, कान का मैंने बोला, नाक नहीं बोला मैंने। आँख तो बंद होता ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। मुंह या नाक कहीं तो खुला होगा तभी तो सर आवाज आएगी, यही मैंने थोड़ा अंदर से जो आवाज आएगी। देखिए, सुनिए हमारी बात, नाक के जैसे ये फिंगर है आपकी, यहाँ पे आप लगाए, यहाँ पे, अब इसको यहाँ लाएंगे आईज के बगल में, और जहां पे आपकी नजल कैविटी है
वो भी इंटरनली, जहां पे आपके दोनों छिद्र ऊपर की तरफ यहां तक आता है, ये यहां नहीं बंद होगा, अंगुली यहां नहीं लगनी है, ये नाक के रास्ते जो बोमर बोन है इसके राइट और लेफ्ट साइड में दोनों यहां पे, ताकि आवाज पूरी तरीके से बाहर की तरफ ना निकले, वो फंसते हुई आवाज निकले, तब आपकी आवाज कैसे भी हिसिंग जैसी आवाज आती है ना, भरभराहट की, उस तरीके की आवाज निकलेगी। हाँ, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट नाक के रास्ते को बंद नहीं किया जाता है, ये भी कह सकते हो। हेलो सर, एक चीज इंटरप्ट करना चाहता हूं सर। मीन्स सर, इस प्रैक्टिकली इसको देखा जाए सर, इसमें ओम कहने के बाद होंठ को बंद कर लिया जाता है, होंठ को बंद कर लिया जाता है, ओम कह के होंठ को बंद कर लिया जाता है, और फिर घनघनाहट की आवाज करनी होती है, आवाज के माध्यम से श्वास को बाहर निकालते हैं। जी जी सर, मतलब होंठ को बंद रखना है, कंटिन्यू होंठ को बंद नहीं रखना है कि अंदर की तरफ आप ओम की आवाज से अपने वायु को अंदर भर लिया, उसके बाद फिर भिनभिनाहट की आवाज से निकाल दिया, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कान, नाक, मुख, तो यहाँ जो कान है, नाक है, उसको आप हटा भी सकते हो, कान एवं मुख को बंद करना है। नाक के बोन्स के बगल में आपको फिंगर को लगाना है, क्योंकि लिप्स तक आता है, ऐसे आता है, तो एक तरीके से नाक भी आपकी बंद ही होती है, लेकिन टोटली कह लो कि नाक के रास्ते को जिस तरीके से आईज को और अपने ईयर को बंद किया, वो ऐसे नहीं बंद होता, इतना ही है। ठीक है, समझ में आई थिंक आ गया होगा। इसके जो लाभ है बेटा, भ्रामरी के जो लाभ है, वह मानसिक विकार, मिर्गी एवं मतलब कि जो गले संबंधित रोग है, इसके लिए भी लाभदायक है। ये हो गया बेटा आपका भ्रामरी। ठीक है, अब देखिए भ्रामरी के बाद हम लोग किस में आते हैं, मूर्छा में आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा इन क्रियाओं को करने से जो लोग किए होंगे उनको थोड़ा सा और भी अच्छे से जानकारी हो सकती है, या स्पेशली जैसे प्रीत वगैरह है, ये लोग स्पेशली इसी को परफॉर्म करती हैं, तो इन लोगों को वास्तव में, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकली डेली करते हैं, तो इन लोगों को और अच्छी जानकारी होगी, और अच्छी जानकारी है भी। ठीक है, अब देखिए एक होता है इसी में मूर्छा प्राणायाम। अब देखिए मूर्छा से कुछ समझ आ रहा है, जब जैसे मूर्छित तो हो जाता है आदमी थोड़ी देर के लिए, तो उस वैसी जैसी संरचना जब बॉडी में बनाई जाती है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में क्या किया जाए, जैसे गर्दन है आपकी, गर्दन को आपने ऊपर किया, पहले क्या करना है, गर्दन को ऊपर करना, गर्दन को ऊपर उठाना, एक क्रिया की पहले पे क्या किया, गर्दन को ऊपर उठाया, उसके बाद क्या किया, गर्दन को ऊपर उठाना एवं मुंह को खोलकर, मुंह को खोलकर क्या करना है, वायु अंदर खींचना है। आपने क्या किया, गर्दन को ऊपर उठाया, मुंह को खोलकर तेजी से जितनी भी वायु थी आपने फेफड़ों में भर ली, मतलब खींचना है। अब क्या करना है, तथा मुंह को बंद करके, अब आपने मुंह को जब आपने खींच लिया, उसके बाद क्या किया, मुंह को बंद कर दिया, और क्या कर लिया, गर्दन को नीचे दबाना, नीचे क्या करना है, गर्दन को नीचे दबाना, दबाकर, ऐसे लिखिए, दबाकर श्वास को नाक के रास्ते से बाहर निकालना। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया, मुंह को ऊपर उठाया, उसके बाद नाक, मुंह को खोल करके जितनी भी वायु थी अंदर भर ली, उसके बाद जैसे जैसे हमने किया भर दिया, अब नीचे लाए, ये यहाँ पे इसको क्या किया, हमने होल्ड करके क्या ब्लॉक किया, यहाँ पे ब्लॉक किया। अब
सांस को धीरे धीरे नाक के रास्ते से बाहर करना ही क्या है, मूर्छा प्राणायाम है। या किया क्यों जाता है? लाभ क्या है इससे? लाभ है पहली बात तो मन को शांत करना, मन को शांत करने के लिए, और स्पेशली नींद में भी आवश्यक है। नींद में भी आवश्यक है। ये कौन सा प्राणायाम था बेटा? मूर्छा। इस तरीके की जब क्रिया करते हैं तो यह हमारे शरीर में इस तरीके की गतिविधियों को पैदा करता है। एक प्राणायाम आपको और देखना है, और वो कौन सा प्राणायाम है बेटा? प्लावनी। प्लावनी का मतलब ही समझ में आ गया होगा। प्लावनी का जो मतलब है वो आपकी समझ में आ गया। प्लावनी का मतलब होता पीना। प्लावनी का मतलब क्या है? पीना। इन प्राणायामों को एक बार आप लोग वीडियो में भी देखिएगा कि कैसे किया जाता। क्रिया विधि, जब क्रिया विधि में थोड़ा सा देख लेंगे तो जिंदगी भर ये प्रश्न आपके मन से जाएगा नहीं, क्योंकि आप एक लोग आगे पढ़ लिए। ऐसे में लास्ट है आपका प्लाविनी प्राणायाम। क्या बेटा? प्लाविनी प्राणायाम। प्लावनी का मतलब ही होता है पीना। और किसको पीना? वायु को पीना है। ठीक है, यहां क्या करना है? वायु को पीना है। पीना मतलब वही अंदर खींचना है। तथा जब आप सांस मतलब तेजी से खींचेंगे, वायु को ले जाएंगे, पीने के बाद आपको क्या करना है? उड्डयन बंध लगाना है। पीना है तथा उड्डयन बंध लगाना है। अभी बंद के बारे में बताने वाले, बस इसी के बाद ही बता देते हैं, वो भी चक्कर खत्म हो जाए। लगाना है एवं बंद लगाना है, एवं नाक के रास्ते से श्वास को बाहर निकालना है। श्वास को बाहर निकालना है। स्पेशली देखा जाए तो जो प्लाविनी प्राणायाम है यह पेट रोग में आवश्यक है। ये 8 प्रकार के प्राणायाम आप लोगों ने देखे हैं। कितने? 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा हमने यहाँ पे की है। अब अगर बात की जाए, ठीक है, अगर अब बात की जाए एक प्रश्न और की, और वो प्रश्न आपका है, अगर बांध की चर्चा हो जाए। देखिए, अब सामान्य सिर्फ मैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बता देता हूं कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आप सही दिशा में क्या दे पाओगे या क्या होता है, तो उतने से ही आपका पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है बंध के बारे में, और एक मैंने बताया था नाड़ी के बारे में। तो जब भी चर्चा बंध की होगी, बंद की जब भी चर्चा होगी, तो आप याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे पहला प्रश्न कि बंद कितने प्रकार के होते हैं। मतलब शरीर की ऐसी क्रियाएं, ऐसे अंग जहां पे जी जी तो सर कपालभाति और अनुलोम को भी इसी में सर खत्म कर देते हैं। हाँ, कपालभाति वो तो बता दिए थे ना, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है कि नाक के दाहिने और बाएं रास्ते से हवा को खींचना और बाहर करना। अनुलोम और विलोम हो गया उल्टा और सीधा। और कपालभाति भी आप जानते हैं, कपालभाति क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था किसमें, उसमें आपके पहले वाले चैप्टर में। पहले वाले चैप्टर का मतलब है कि जब आपको हमने बताया था वहां पे सत्कर्म की क्रिया में, तो श्वसन के बारे में कपालभाति बताई थी, कपालभाति कैसे की जाती है। ठीक है सर, कपालभाति तो क्रिया में आती है ना? हाँ, क्रिया में आती है, लेकिन संबंधित श्वास से है, इसलिए प्राणायाम का भी भाग है वो। याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन यही पूछा गया तो बहुत सारे लोग गलत करके दिए आए थे। और देखिए,
हमने बताया बंद के बारे में। बंद से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बंद कितने प्रकार के होते हैं, बंद कैसे लगाया जाता है और कहाँ कौन कौन से बंद लगते हैं। जी सर, उसका कंफ्यूजन नहीं दूर हो रहा है, क्योंकि सर प्राणायाम में भी है और क्रिया में भी है, वही कपालभाति का। हमने कहा कि जब आप प्रश्न को अब देखिए, अब आप ऐसे में प्रश्न उत्तर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा क्योंकि देखिए, अब आप एक मिनट देख लीजिए, क्रिया का भाग है वो, क्योंकि शुद्धि की क्रिया में आता है और स्पेशली शुद्धि किसकी करता है, हमारे गले के वायु के विकारों को दूर करता है, इसलिए क्रिया है। लेकिन वह क्रिया कैसे की जा रही, किसके लिए की जा रही, तो प्राणायाम के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि प्राण धन आयाम वहां भी लग रहा है, वहां भी क्या है, श्वास जो है उसको खींचना और निकालना। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिए, कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, कपाल भाती है, वो क्या है। तो कपाल भाती स्पेशली क्रिया है, स्पेशली क्रिया है। लेकिन जब वो किया कैसे जाता है, प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है, प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है, इसलिए प्राणायाम का भी एक भाग है। तो जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कंफ्यूज करने के लिए, वह यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है। वहां पे उन्होंने लिखा प्लाविनी, उज्जाई, और उसी में उन्होंने तीसरे ऑप्शन में डाल दिया आपका क्या, कपाल भाती, और लास्ट में उन्होंने बस्ती डाल दिया। तो बस्ती से बिल्कुल क्लियर हो गया कि बस्ती आपकी प्राणायाम नहीं है, ये तीनों प्राणायाम है, बस्ती आपकी क्रिया स्पेशल है, क्रिया स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की थी, इसलिए वो प्रश्न आपका बिल्कुल समझ में आ गया था और सही हो गया था। अब देखिए, हमने कहा, और देखिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा जब पलटेंगे आप ना, तो और कंफ्यूजन दूर होगा। आप चाहे जो भी, चाहे यूथ को उठाइएगा, चाहे तो आप इसको ले लीजिएगा, जो आपकी दूसरी वाली बुक है घटना चक्र की, तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा वहां देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और क्या प्रश्न का मतलब था। तो देखिए, जो बंद है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक कौन सा बेटा, एक है उद्यान, एक है उद्यान, दूसरा क्या बेटा, जालंधर, जालंधर, और तीसरा क्या है, मूल बंद, मूल बंद। अब देखिए, ये किया क्यों जा रहा है और कहां कहां के लिए किया, स्पेशली कुछ जगहों पर बंद का मतलब बांध, बांध का मतलब रुकावट, शरीर में कुछ अंगों पर अपने क्रिया द्वारा रुकावट पैदा कर देना या उसको अपने बस में ला लेना, ये तरीके का बंद है। जैसे उद्यान बंद कहां पे होता है, जैसे अगर आपके ये मतलब ये शरीर के अंग है, ये है, इसमें तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने भाग, तीन भाग। एक भाग कहां पे है, गले पे है, यहाँ पे है, गले के ऊपर है। दूसरा भाग कहां पे है, इसके ऊपर, जो नाभि है, इस नाभि के ऊपर यहाँ पे है, और तीसरा भाग यहां से इसके ऊपर है। तो तीन भागों में बताएंगे, ठीक है। इसके ऊपर का एक भाग, इसके ऊपर का दूसरा भाग, इसके ऊपर का तीसरा। ये तो पैर है, तो पैर से उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। तो एक भाग, दो भाग, तीनों भागों पर रुकावट पैदा कर देना, या कहीं के अगर तीनों भागों पे एक साथ आपने रुकावट कर दी, तो वो मूल बंद हो नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो महाबंद हो जाएगा। और महाबंद लगा पाना सबके बस की बात नहीं है। यह भी एक तरीके से देखा जाए तो हठयोग का भाग है ये। ऐसे में देखिए, बंद आप जब लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं, या कह लो पहले जालंधर अगर लिखे होते हैं स्पेशली, तो ये क्या है, गले के लिए, यहाँ पे लगेगा तो जालंधर लगेगा गले पे। सर ये महाबंद भी तो होता है ना एक, हम बता रहे, वो प्रकार नहीं है, प्रकार में नहीं आएगा। गले पर जब यहाँ पे, हाँ बेटा देखिए, जब आप रुकावट यहाँ पे पैदा कर दें, जैसे हमने कहा अभी हम लोग एक लास्ट में जब प्लाविनी किए थे, नहीं प्लाविनी नहीं, प्लाविनी के पहले हम लोगों ने एक मूर्छा किया था, मूर्छा 7वें नंबर पे। तो जो मूर्छा प्राणायाम होता है वहां पे जालंधर बंद ही लगता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक कैसे होगा,
जब इसको यहाँ मूल में लगा देंगे, मतलब ये जो हमारी ठुड्डी है, जो हमारी चिन्ह है, इस चिन्ह को जब हम कहाँ पे अपने चेस्ट पे टच करा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक रुकावट पैदा होगी। अब सांस का आदान प्रदान जब ऊपर नीचे करेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग होगी और लगेगा कि यहाँ पे बिल्कुल आप रुक गए हैं। जब यहाँ पे श्वास को रोक दिया जाता है और ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे की तरफ रह जाए, तो यह क्या होगा, जालंधर बंद होगा। जब वही बंद हम अपने पेट पे और नाभि पे लाते हैं, नाभि पे एक ऐसी क्रिया, ऐसी रुकावट पैदा की जाए कि नीचे की वायु नीचे, ऊपर की वायु ऊपर रह जाए और आपको लगे कि पूरी तरीके से हमने शरीर को दो भागों में बांट दिया, ऊपर और नीचे, क्योंकि नाभि ही हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है, या कार्डिनल जो बिंदु बनता है, कार्डिनल पॉइंट यहीं पे बनता है। आप लोगों ने उसमें प्लेन और एक्सिस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप बंद करते हो तो ऐसे में कौन सा बंद लगता है पेट पर, ये उड्डयन लगता है, गले पर जालंधर लगता है, और तीसरा आपका जो है गुदा द्वार है। गुदा द्वार, गुदा द्वार को एक ऐसी क्रिया के माध्यम से आप रोकने का प्रयास करें, उसको सुसुप्त करें। आपको लगेगा कि थोड़ा सा करने में दिक्कत हो रही, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको लगेगा कि वहां पे रुकावट पैदा हो रही किसी न किसी तरीके से। तो जब ऐसा तीनों लगता है तो ये बंद के रूप में जाने जाते हैं। पूछा जाएगा बंद तो तीन होते हैं, लेकिन तीनों बंधों को एक साथ पे लगा ले, यहाँ पे रोक ले, यहाँ पे रोक ले और यहाँ पे रोक ले, गुदा द्वार तक रोक ले। तो ऐसे में अगर तीनों को कोई एक साथ कर दे तो उसी को बोलते हैं महाबंध। तीनों बंद जब एक साथ लगाए जाए तो इसी को महाबंध के रूप में जानते हैं। तो उड्डयन, जालंधर और मूल बंध के रूप में जाने जाते हैं। तीनों का समावेश जब हो तो महाबंध के रूप में जाना जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सर। जी सर, ये जब हम सर्वांगासन करते हैं तो उसमें जो ये चिन्ह जो होता है वो गले के पास होता है, तो क्या उसमें सही सर जालंधर बंदी होगा? जालंधर बंदी एक तरीके से देखिए लगता तो नहीं है, वो रुकावट जरूर पैदा होता है। देखिए जैसे हमने कहा था कि जब प्लावनी प्राणायाम करते हैं तो वहां उड्डयन बंद लगता है, उड्डयन बंद लगता है। तो वायु को पीना है तथा उड्डयन बंद लगाना है, तो नाक के रास्ते से आपको सांस को बाहर निकालना है। तो ऐसे में आपके पेट में ले जाकर के वायु को यहाँ रोक दिया, एक रुकावट पैदा कर दी कि अब यहाँ से अंदर बाहर नहीं जाएगा। इसी का दूसरा रूप देखे जब मूर्छा प्राणायाम में देखा था तो वहां पे क्या जालंधर बंद लगा था। आपने जो तीनों की चर्चा की, तीनों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बड़े बड़े ऐसे योगी हैं जिन्होंने इन सबको पॉसिबल कर दिया है, तो ये वहां पे देखने की आपको मिल सकता है। तो आप देखिए सामान्य क्वेश्चन में इसको समझते रहिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंद से जब भी प्रश्न पूछे जाए कि कौन सा बंद कहाँ लगता है तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा, और याद करने का प्रयास आप ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। फिर मैं बता दूं, इसको आप याद करने का जो अच्छा तरीका है, आप ऐसे याद करें कि आप जालंधर को देखें, जालंधर को देखें और आपको लगना चाहिए कि जल का अंदर होना, और अंदर कहां से होगा, गले से अंदर होगा। जल का अंदर होना जालंधर। अब आपको दिमाग में आया कि जब भी जालंधर की चर्चा होगी तब गले पे आ जाएंगे कि जल अंदर कहा जाए, गले से अंदर जाएगा। तो जालंधर जब याद हो गया तो दूसरा तीसरा अपने आप याद हो जाए, क्योंकि लास्ट वाला जो आपका है मूल, मूल का मतलब ही होता है गुदा। मूल कहते हैं कि मूल में जाके कोई चीज, मूल का मतलब जो लास्ट पार्ट है बॉडी का। और आपकी बॉडी में अगर देखा जाए तो पैरों को लास्ट नहीं कहा जाए, अगर शरीर की बात हो तो आपका जो एंड पॉइंट है वो गुदा द्वार है, तो वो क्या है, मूल भी आ गया। अब उड्डयन, आपके उड्डयन देखिए क्या है, पेट जब निकलता है तो उड्डयन का मतलब क्या है, उड्डी कहते हैं, हुड्डी। ऐसे ऊंट पे क्या उड्डी होती है, जिसपे लोग क्या करते, सवारी करते बैठते हैं, जिसे आप एक जॉइंट्स में क्या, कौन सा जॉइंट्स पढ़ते हो, नहीं क्या बोलते हैं उसे, हाँ अरे नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, कुबड़ापन, काइफोसिस। नहीं कुबड़ापन तो अलग की बात है। क्या बोलेंगे उसे, जॉइंट में सैडल, नहीं वो कैंडलाइट, नहीं कैंडलाइट नहीं, पिवट नहीं, अरे क्या बोलेंगे यार, पिवट भी नहीं, ल्यूनेट पे सर जो होता है कॉन्डिलाइट ही है सर, कॉन्डिलाइट ही है। हाँ कैंडलाइट है।
काठीदार संधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, काठीदार संधि। काठी जो होती ना, ये जो निकला हुआ रूप है, ये इसके ऊपर जो एक बना हुआ भाग है, यही कैंडेलाइट है, और ये अकेले कहां देखा जाएगा, आपके अंगूठे में देखा जाएगा। अब देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे बताने का पर्पस क्या था, याद कैसे कर रहे हैं, उड्डीयान, उड्डी का मतलब पेट निकलता किसी व्यक्ति का, अगर कोई सामान्य पोस्चर हो, अगर उसके पेट की चर्चा की जाए तो जो पेट निकलेगा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे, तो ये उड्डी की तरह है, तो उड्डीयान हो गया। जालंधर का मतलब जल अंदर जाएगा तो जालंधर हो जाएगा। अब उसके बाद मूल अपने आप क्लियर हो गया। तो ये याद करने का तरीका, और जो प्रश्न पूछा जाता है ऐसे ही पूछा जाता है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए कि कौन सा बंद कहाँ पे लगाया जाता है, तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर होगा। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो वहां भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां पाई जाती हैं। क्या, अगर नाड़ी की चर्चा हो, किसकी, नाड़ी की चर्चा हो, किसकी, नाड़ी, तो शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। और ऐसे भी आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा। क्या है, सीएनएस है, पीएनएस है, क्योंकि आपका एएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम, जिस तरीके से वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरीके से हम जब योगा में पढ़ते तो 3 प्रकार की नाड़ियां यहां भी देखते हैं। एक क्या बेटा, एक जो पहली नाड़ी है उसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी। दूसरा क्या, पिंगला बोलते हैं, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और लास्ट में सुषुम्ना नाड़ी। तो ये पहली नाड़ी है, ये दूसरी नाड़ी है, ये तीसरी नाड़ी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं, ज्यादा नहीं इसके बारे में। सर, सुषुम्ना बीच में होती है? नहीं, सुषुम्ना का मतलब बीच से क्या, सुषुम्ना का मतलब वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तरीके से कह लो कि जो मिडिल में है, बैकबोन को से होकर जो जा रही है वो सुषुम्ना है। तो समझने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इनका मतलब क्या है। जो ईड़ा नाड़ी का मतलब रखा गया है वह बाई नासिका से संबंधित है। ईड़ा क्या है, बाई नाड़ी नहीं, बाई नाक से, बाई नाक से जिसका संबंध है वो ईड़ा नाड़ी है। मतलब क्या, वही एक तरीके से कह लीजिए जिसे क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। इसे अगला इसका जो उपनाम है चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। पिंगला जो नाड़ी है, दाहिनी नासिका से इसका संबंध है। संबंध है, इसे क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा सुषुम्ना है। सुषुम्ना का संबंध जैसे सीएनएस में आप लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सीएनएस के नाम से जाना जाता है। वहां जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे कितनी अतर्वय सुषुम्ना नाड़ी में कितनी नाड़ियां पाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जल्दी बताएं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितनी नाड़ी, 31 पेयर्स। 31 जी, 31 पेयर्स। अगर हम हड्डियों की संख्या पढ़ते हैं तो कितनी होती है, बोन्स? 26 बड़ों में 33 बच्चों में सर। यस, ऐसे में 33 बोलिए आप, 33। तो 33 पेयर्स वहां पे है, 33 पेयर्स वहां पे है, और जो नाड़ियां 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स है, और वो 31 इधर 31 उधर की तरफ जाती है। जो विभिन्न हमारे अंग होते हैं उनको क्या करती, रोकती है। ऐसे में जिस तरीके से हम लोग जब वर्टिब्रा को पढ़ते हैं या वर्टिब्रा कॉलम को पढ़ते हैं, तो वर्टिब्रा कॉलम को 5 भागों में बांटते हैं। तो हम लोगों ने देखा था क्या, जो सर्वाइकल था वहां पे 7 थी, जो थोरेसिस थी वहां पे 12 थी, जो लंबर थी वहां पे 5 थी,
और जो क्या होगा, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, और इसके बाद आ जाएगा आपको वो क्या बोलते हैं उसे, सैक्रम। सैक्रम में सैक्रम और 5 कॉक्सियल सर। और कॉक्सियल में 4। टोटल कितनी हो जाती है? 5 5 10 4 14 14 12 12 2 24 25 26 और 26 7 33। लेकिन जब हम जब हम सीएनएस में पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, तो 7 की बजाय यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपकी आंखें शायद 1 हो जाएंगी। कितनी हो गई? 5 5 10 10 8 18 और 18 12। नीचे की दोनों एक एक है। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ, क्योंकि ये लास्ट में ये दोनों मिल करके एक एक रूप हो जाती, 5 4 9 की बजाय 2 2 हो जाती है, इसीलिए यहाँ भी एक एक निकलती है। तो 12 8 20 20 5 25 25 26 27, नहीं गलत हो गई, यहाँ 12 8 20 20 5 25 25 25 5 30 1 1, ऐसे ही है। ठीक है, 31 पेयर्स ऐसे है, ऐसे है। याद करने के तरीके बाद में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। जो लोग मैं 33 क्या है सर? ये 33 क्या? ये नाड़ी है ना? बोन्स है, ये नहीं, ये बोन्स है, ये हमारे अच्छा बोन्स है, किसकी, ये बोन्स है हमारे किसकी, वर्टिब्रा कॉलम की, रीढ़ की हड्डियों में, और रीढ़ की हड्डियों जो नर्व्स है वो 31 पेयर्स है। एनाटॉमी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक दिन का काम है, वो ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत सरल है। अब देखिए, सुषुम्ना नाड़ी का जो संबंध है वो 31 पेयर से है। इसका मतलब यह है कि कह सकते हैं बैकबोन, या कहते हैं रीढ़ की अस्थि से निकलने वाली, रीढ़ की अस्थियों के अंदर से होकर क्या गुजरने वाली, क्या वही नाड़ी, ठीक है। रीढ़ की अस्थियों के अंदर से ऊपर, जाने को स्क्रीनशॉट दूंगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमने कहा सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसका जो संबंध है, जब इसको कहेंगे आप तो लिखेंगे ईडा और पिंगला के बीच से सर। जी जी जी, ऐसा भी कह सकते हैं, इनके बीच की नाड़ियां हैं। या रीढ़ की अस्थि से होकर गुजरने वाली क्या, गुजरने वाली नाड़ी। अगर देखिए, अगर ये हमारी मान लो कि हमारी बॉडी है, और बॉडी का ये एक रूप है इस तरीके से, अगर 2 भागों में बांट दो, अगर ये इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट वाली की तरफ से जाएंगे तो क्या होगा, ईड़ा होगा। ये वाली, ये क्या है, ईड़ा है। इधर से जो जाएंगी वो हमारी पिंगला है, और ये सेंटर में जा रही दोनों के बीच से वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। तो वही है, सेम एनाटॉमी में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेम वही चीज है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा मोड़ा जो रह भी गया होगा तो मैं ऐसे में भेज दे रहा हूँ आपको, क्या स्क्रीनशॉट। मुद्रा के बारे में सर बता दीजिएगा थोड़ा। मुद्रा, देखिए मुद्राएं ऐसे में 5 मुद्राएं जो होती हैं, ऐसे में अलग अलग तरीके की। अब एक तो गर्मी भी लग रही है, और दूसरे टाइम भी ज्यादा हो गया, कुछ काम है यार हमको। कल चुनाव की ड्यूटी, और चुनाव की ड्यूटी, जहाँ कल संडे कोई दिक्कत। हाँ, मुंह से क्या, फिर जब तक ऐसे ही बोल दो सर, रिकॉर्डिंग रहेगा तो थोड़ा सा तो ध्यान रहेगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर बहुत टाइम ले रहा है ना, इसलिए बोलो। हाँ नहीं ठीक, आप सही कह रहे हो। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि मुद्रा में ना, जब तक मुद्रा में, जैसे ज्ञान मुद्रा है उसको वायु मुद्रा बोलते हैं, तर्जनी को जब मोड़ा जाता है ना, ऐसे ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं ना, योगियों को आपने देखा होगा ऐसे करके बैठते हैं, ये वायु मुद्रा है, और इसी को ज्ञान मुद्रा के नाम से भी जाना जाए। इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि जानते हो ये 5 अंगुलियों में जो 5 रूप है, इनको भी जानना जरूरी है कि 5 जो अंगुलियां हैं
इन पांचों अंगुलियों में किनका रूप है, कि कौन सी मुद्रा वायु की है, कौन सी मुद्रा जल की है, कौन सी मुद्रा अग्नि की है, कौन सी, इस तरीके से भी इसको जानने की जरूरत है। और इसको एक नाम और भी कहा गया है, जैसे वायु मुद्रा, विष्णु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, चित्त मुद्रा, या फिर आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, मतलब मुद्राएं कई हैं, लेकिन स्पेशली जो 5 अंगुलियां आपकी है, इन्हीं 5 अंगुलियों के अंतर्गत यह सारी क्रियाएं आपकी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको आपको बना के भेज रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ और भी काम है, और मैंने सोचा था कि इसीलिए 1 ही घंटा पढ़ा के छोड़ दूंगा, लेकिन अब जब चालू हो जाता तो ये होता है टॉपिक खत्म हो जाए तो ही छोड़े तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, देखिए योग एक तरीके से खत्म हो गया है। सामान्य प्रश्नों की चर्चा करें तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बार बार आपने रिपीट किए होंगे, या फिर वो समझ में कम आए या ज्यादा आए, उनको थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैं प्रयास करूंगा कि इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे मैं आपको भेज दूंगा, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक चीज आपको देखना है मुद्रा के बारे में, ठीक है, नहीं तो मैं मुद्राओं की फोटो भेज दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, एक बात कल सुपर संडे नहीं होगा, याद रखिए, कल सुपर संडे नहीं होगा। हेलो जी, हाँ बोल सर, एक चीज पूछा था सर, जैसे क्वेश्चन इतने सारे आप दे देते, टाइम ही नहीं मिलता है, और भी इसके मतलब कि ये क्वेश्चन से ही निकल जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ और भी बुक देखो, या फिर इसी पे? सही बताएं तो आपके पास इतने प्रश्न जा रहे हैं कि आपको अन्य प्रश्नों पे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके पास दिन में हमने कहा था कि एक एनाटॉमी का दूंगा, एक एनाटॉमी का देता हूं, एक टॉपिक पूरा देता हूं। अब आप नहीं रिवाइज करते हो, आपकी गलती है। ऐसे में 8-9 टॉपिक है तो 9 टॉपिक का मैं टोटल दे दूंगा, तो एक पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या कही, एक मैं जो पढ़ाता हूं उसका देता ही देता हूं, एक सुपर संडे भी देता हूं। तो ऐसे में कम से कम रिवीजन के लिए आपके पास 400 से 500 प्रश्न लगभग पहुंच जाते हैं दिन भर में। 400-500 नहीं पहुंचते तो भी 200-300 आप पहुंचा लेते हो। अगर इतने प्रश्न को रिवाइज कर ले रहे हैं और प्रश्नों पर आप अपने खुद से डिबेट कर ले रहे हैं, किताब भी खोल ले रहे हैं, तो आपको फिजिकल एजुकेशन में अदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो 50 नंबर है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। मैंने आपसे बार बार कहा, कुलदीप जी की क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। आपके कुछ ऐसे प्रश्न, जैसे मैं बताता हूँ ना, कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाती, ऐसे जब क्लास में आप कहीं पढ़ते हो तो आसानी से समझ। लेकिन सर उनका टाइमिंग ऐसा है ना, टाइमिंग उनका 5-6 बजे है ना, तो 6 बजे तो क्लास होती है हमारी, इसलिए फिर दिक्कत हो जाता है। तो चल कोई बात है बेटा, हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, या तो रिकॉर्डिंग देखो, या तो जिनके पास समय है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यार करना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। चलो बेटा, कल मैं नहीं रहूंगा, मैं फिर से बता दूं, परसों भी नहीं रहूंगा, परसों क्लास लेकिन आपकी होगी। कल सुपर संडे नहीं होगा, परसों सुपर संडे नहीं होगा, नरसों को आऊंगा तो स्पेशल सुपर संडे मैं करवाऊंगा, ठीक है बेटा। गुड नाइट। लेकिन सर क्वेश्चन जरूर भेजना, वो वाले जो क्वेश्चन तो मैं जिस जगह पे रहूंगा, पीठासीन का काम ही क्या होता है, लिखा पढ़ी का काम होता है। रिटर्न में कितना मत पढ़ा, क्या आया, मैनेज करना, कुछ नहीं करना, काम करवाना। जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ जी इतना रोल है। और मुझे हमारी एक आदत है जो हमको लोग मिले हैं, जिन हमारी जो पार्टी है, पार्टी में लोग हमारे घबराहट में है। 2 ऐसे में एक मैडम मिल गई है, एक जेंट टीचर मिले हैं, वो भी सबका फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम सबका है। तो वो लोग बहुत घबरा रहे थे, अरे सर कैसे होगा, कुछ आप बताते नहीं है। उनका शांत रहो, अपना काम देखे ना, बाकी मौज से साथ में चलो, जो कहूंगा बस करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मौज से बिता के चले जाओ। 4 दिन पहले उस क्राइसिस में मत झेलो कि क्या करेंगे, कुछ नहीं है। ओट पढ़ना है, ओट को सही दिशा में पढ़वाना है, यहाँ गलती ना हो, बाकी कुछ नहीं होना है। सर आपके लिए तो दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन यह है कि ट्रक उरक पर चढ़ने के लिए, क्योंकि आप सर तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब ये बताओ, फिजिकल एजुकेशन वालों
के साथ रहने पर अगर कोई ट्रक में ना चढ़ पाए, कोई बस में ना चढ़ पाए तो बेकार है। ठीक है नहीं सर, आपके लिए नहीं सर, मतलब दूसरे लोगों के लिए, जैसे कोई अरे अन्य शिक्षकों के लिए। जो अन्य शिक्षक दिक्कत होगी दूसरों को लगा करके बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कूद फाड़ के चढ़ जाते हैं। नहीं चढ़ पाएंगे तो व्यवस्था होगी अलग की कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा सामान लेकर के चल रहे हैं, आप लोग आराम से आइए जहाँ बूथ है, तो समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी भी देखिए कोई काम हो या कुछ भी हो तो उसको बहुत इंजॉय से जब आप बिताएंगे तो आपको मजा आएगा। आप उसको बोझ की, जैसे आप गांव में, मैंने देखा है कभी खेती का काम होता है तो लोग सुबह से झल्लाहट में होते हैं कि आज थ्रेसर लगेगा, आज गेहूं कटाई होगी, माइंड मेकअप शाम से ही करते हैं। उसको जब आप मजे से बिताओगे ना कि आज चलो कट रही तो है, क्या करना है, काटेंगे लोग, और 2-4 लोग उसी में समोसा पानी लेकर के दौड़ रहे हैं तो उनका भी मनोबल ऊंचा है। और आप कोई न जाए, 2 लोगों को भेज दो, दिन भर दरेती लगाते रहे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है, वो काम की तरफ बोझ है, वो काम नहीं बोझ है वो। और जब आप उसको मजे से किए, सबको ले जाके, चाहे थोड़ा थोड़ा काम के, सब साथ में जाए, अकेला कोई ना जाए, तब देखिए आपको लगेगा कि यार बहुत मजा आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। काम को और काम का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसको हम लोग एजुकेशन में भी इसी तरीके से, कुछ लोग बोझ की तरह लेके मत पन्ना पलटे पड़े होंगे और कुछ लोग रिलैक्स होकर के जो टॉपिक खोलेंगे पूरा कर लेंगे। उनको लगेगा यार 15 टॉपिक सर ने बताए थे, 3 टॉपिक क्लियर हो गए, 4 टॉपिक क्लियर, 5 टॉपिक क्लियर। एक समय आएगा कि एग्जाम के पहले आप कहेंगे पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, पूछो जहां से पूछना है। अब जब आदमी जाएगा एग्जाम हॉल में तो बहुत रिलैक्स महसूस करेगा, ना तो ये प्रश्न भी उसके सही होते चले जाएंगे। और एक व्यक्ति होता है कि एग्जाम में घुसने से पहले भी किताब से डरा हुआ, लेकिन भगवान 2 मिनट और मिल जाता, 2 क्वेश्चन और बच गए पीछे, 4 क्वेश्चन और बच गए पीछे। तो वो जरूरी नहीं कि 4 क्वेश्चन आपको आए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एग्जाम हॉल में जाते जाते यहाँ चेक हो रहा है, यहाँ भी से देख रहे हैं, भगवान 2 मिनट और, 2 करंट छूट गया है। तो ऐसे में आपके आते हुए जो पीछे के थे वो सब गायब हो गए। आपने 2 क्वेश्चन पढ़ जरूर लिया लेकिन पीछे का पूरा सब खत्म कर दिया। तो ऐसे नहीं, रिलैक्स होकर के जाइए। जितना आपने पढ़ा आप ये मानिए कि मैंने पूरा पढ़ के एग्जाम को दिया है। बाकी तो वहां की अलग के मैटर है कि आपके फेवर में है कि नहीं फेवर, बात का मैटर है। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। कल फिर से, कल क्या ठीक है, ठीक है ओके बेटा, गुड नाइट। सभी को जय हिंद, गुड नाइट सर। जी शुभ रात्रि, शुभ रात्रि बेटा, सभी को जय हिंद।